नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है NCERT की क्लास 6 की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम। अब इस पुस्तक का नाम दीपकम क्यों रखा गया है? जिस तरह से एक दीपक यानी कि ज्योति पूरे संसार में उजाला ला सकता है, उसी तरह से ये पुस्तक दीपकम हमारे बच्चों के जीवन में उजाला लाएगी, उन्हें सही राह दिखाएगी। इस आशा के साथ इस पुस्तक का नाम दीपकम रखा गया है। तो शुरू करते हैं। आज दीपकम का पहला पाठ, वयम वर्णमाला पठामः। तो यह है पहला पाठ। प्रथमः पाठः वयम वर्णमाला पठामः। इसका अर्थ क्या है? वयम अर्थात हम सब, वर्णमाला वर्णमाला को, पठामह अर्थात पढ़ते हैं। हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्णाः द्विविधाः भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च। अब स्वर वर्ण, अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्वरानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, अर्थात स्वर वर्णों के उच्चारण हमेशा स्वतंत्र रूप से ही होता है, अर्थात उसको उच्चारण करने के लिए दूसरे किसी वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, समानाक्षरानी संध्यक्षरानी च, अर्थात समान अक्षर अर्थात देखने में एक जैसे समान लगने वाले अक्षर। दूसरा क्या है? संधि अक्षरानी अर्थात संधि से बनने वाले अक्षर। तो अब यहाँ पर देखते हैं समानाक्षरानी कौन कौन से हैं। अब इस समान अक्षर में भी दो प्रकार का है, एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। तो देखिए समान अक्षर कौन कौन सा है। अ और आ, ये देखने में लगभग एक जैसा है, केवल एक ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट साउंड और एक दीर्घ स्वर अर्थात ये लॉन्ग साउंड है। अब छोटी ई बड़ी ई दोनों देखने में समान, लगभग समान है, एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों देखने में एक जैसे है, लेकिन एक क्या है? ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, इसलिए थोड़ा आकार थोड़ा सा इसका परिवर्तन है। ये जो दीर्घ जो वर्ण है इसका आकार थोड़ा सा अलग है। अब नेक्स्ट है री। री जो है ये ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर जो है री, उसका उच्चारण कैसे होगा? री। ये बच्चों के लिए बिल्कुल जो छठी कक्षा के बच्चों के लिए बिल्कुल नया शब्द है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में ये शब्द कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो एक है री, दूसरे को कैसे उच्चारण करेंगे? री। उसके बाद ये है रे, ये तो उन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा। खबर, तो हमारे पास ये समानाक्षरानी स्वर वर्ण है। अब संधि अक्षरानी स्वर वर्ण कौन कौन सा है? संधि अक्षरानी, यहाँ पर भी संधि हुआ है, संधि प्लस अक्षरानी, संधि अक्षरानी। तो अब संधि अक्षरानी अर्थात दो वर्ण जोड़कर एक वर्ण बना हुआ है। तो देखते हैं ये वर्ण कौन कौन है। ए आई ओ और औ, ये चार वर्ण क्या है? ये संधि अक्षर है। तो कैसे संधि होकर बने, कौन कौन सा वर्ण से संधि हुए हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर अ और ई, ये दोनों मिलकर क्या बने हैं? ए बने हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर और भी दो वर्ण है जिसे ए बनता है। बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर दिया। देखिए आ और बड़ी ई मिलकर भी ए बनते हैं। ये गुण संधि के नियम के अनुसार होते हैं। ओ और छोटा ऊ मिलकर ओ बना है, और यहाँ पर आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बन सकता है। ये भी गुण संधि के अनुसार होता है। अब यहाँ पर देखिए अ और ए मिलकर क्या बने? ऐ बना। लेकिन यहाँ पर देखिए आ और ऐ मिलकर भी ऐ बन सकता है। ये वृद्धि संधि के नियमों के अनुसार होता है। अ और ओ मिलकर ओ बनता है, और यहाँ पर आ और ओ मिलकर भी ओ बन सकता है। तो बच्चों हमने देख लिया कि किस तरह से ये संधि अक्षर बन सकते हैं, इनका अलग अलग तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अनुनासिक स्वरा, ये अनुनासिक स्वरा क्या है? अर्थात मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा संति, अर्थात मुंह के साथ
जब नाक से भी हवा निकलता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर। जैसे अंग आंग इंग इंग उंग उंग रिंग रिंग रिंग, ये जो अनुनासिक स्वर है उसको उच्चारण करने के लिए हमें नाक से हवा निकालना पड़ेगा। जैसे आप बताकर देखिए तो, नाक बंद करके अंग अंग बोल के देखिए, ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाक से हवा निकलना पड़ेगा, इसलिए उसको अंग, ठीक है, इसलिए उसका अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो चलते हैं व्यंजन वर्णों की ओर। अब व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, अर्थात व्यंजन वर्ण की उच्चारण के लिए कोई ना कोई स्वर वर्ण की आवश्यकता होती ही है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। जब वर्णमाला में जब हम हर व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते हैं तब अ अवश्य ही पीछे लगता है, वरना आप व्यंजन वर्ण को उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण दिया दिया गया है, क और अ दोनों मिलकर क्या बना, क बना। लेकिन अगर अ नहीं बोलेंगे तो अक, अक ऐसा कुछ उच्चारण होगा जो हमारे लिए क बोलना असंभव है। इस तरह से ख, ग, घ, इस तरह से क्या होता है, वर्ण उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो अब अत्र केवल व्यंजनम क ख ग घ इति अवस्थित। अब व्यंजन, केवल व्यंजन कौन है? केवल व्यंजन है क, आप उसको पूरा क नहीं बोल सकते, क ख ग ग, मतलब पूरा उच्चारण हो नहीं पाएगा, ये असंभव है। तो ये व्यंजन है, ठीक है, अतः उसके साथ अस्वर उच्चारण के लिए योजित होता ही है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण भी चार प्रकार के होते हैं। एक है वर्गीय वर्ण, दूसरा क्या है, अंतस्थ वर्ण, तीसरा क्या है, उष्म वर्ण, चौथा है अयोगवाह वर्ण। तो पहले हम वर्गीय वर्ण देखते हैं। अर्थात वर्गीय वर्ण वो वर्ण है जो वर्ग के अनुसार उच्चारण होते हैं। जैसे यहाँ पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, अर्थात ये वर्ण हर एक वर्ग का, जैसे क ख ग घ ङ, ये एक ही उच्चारण स्थान से ये उच्चारण होता है। जैसे ये कवर्ग जो वो कंठ वर्ण होता है, लास्ट में देखेंगे हम लोग, पूरा पिक्चर के साथ दिया हुआ है, हम लोग उसको समझ पाएंगे। ये कंठ वर्ण है। उसी तरह से ये चवर्ग क्या है, चवर्ग कौन सा वर्ण होता है, ये तालव्य वर्ण होता है। और ये क्या है, यट्टा वर्ग है, वो मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा वर्ण होता है। और ये तवर्ग दंत वर्ण होता है। और पवर्ग जो है वो ओष्ठ वर्ण होता है। इसी तरह से क च ट त मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उसको संस्कृत में आसानी से याद करने के लिए उसका एक नाम रखा हुआ है। संस्कृत में उसका नाम है कुचुटुतु। ये वर्ड को आप अच्छी तरह से एक बार याद कर लीजिए, दोबारा वर्ग को बोलने में कभी भी आपको असुविधा नहीं। कुचुटुतु, कु मीन्स कवर, चू मीन्स चवर, टू मीन्स टवर, टू मीन्स तवर एंड प मीन्स पावर। ठीक है, अब दूसरा आते हैं अंतस्थ वर्ण। आप उसका नाम अंतस्थ वर्ण क्यों है? क्योंकि अंतस्थ अर्थात ठीक वर्ग के वर्णों के अंत में यह वर्ण आता है। जैसे प फ व व म, उसके बाद य र ल व, अर्थात ये वर्गीय वर्णों के अंत में आते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है अंतस्थ वर्ण। और इसको अर्धस्वराहा भी कहते हैं। अब इसका अर्धस्वर बोलने का कारण ये है कि ये जो वर्ण है य र ल व, ये दो स्वर वर्ण मिलकर ही बने हुए व्यंजन वर्ण है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मान लो कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, उस समय मान लो कि आपके पास ग्रे कलर की आवश्यकता है, ग्रे कलर, लेकिन आपके पास ग्रे नहीं है। लेकिन आपके पास अगर व्हाइट और ब्लैक है तो थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक मिलाकर आप ग्रे बना सकते हैं, ये बिल्कुल अलग सा कलर बनता है। उसी तरह से दो स्वर, स्वतंत्र दो स्वर मिलकर एक स्वतंत्र व्यंजन बन गया है। जैसे ग्रे कलर बना, उसी तरह से यहाँ पर य र ल ब भी दो स्वर वर्ण मिलकर बने हैं। तो कौन कौन सा स्वर वर्ण मिलकर कौन कौन सा वर्ण बना, ये देखते हैं। ई और अ मिलकर य बना, री और अ मिलकर र बना, री और अ बनकर ल बना, और उ और अ मिलकर क्या बना, व बना।
ये यन संधि के नियम को फॉलो करता था। यन संधि के नियम के अनुसार ये अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। यदि प्लस अपि यद्यपि, पृथ्वी प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ली प्लस आकृति लाकृति और सु प्लस आगतम स्वागतम। ठीक है, तो चलते हैं अगली उष्म वर्ण। उष्म वर्ण क्या है? उष्म वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय मुंह से क्या होता है, गर्म हवा, ऐसे ह, श, श, स, ह जैसे बोलेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकल, आप भी ट्राई करेंगे तो गर्म हवा ही निकलेगा। तो जिन वर्णों को उच्चारण कर, देखिए, उष्म वर्णानाम व्यंजनानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति, अर्थात जब उष्म वर्ण हम उच्चारण करेंगे तब क्या होगा, मुंह से गर्म हवा निकलेगा ही, वरना ये उष्म वर्ण नहीं हो, इसलिए उसका नाम ही उष्म वर्ण था, गर्म वर्ण। उष्म मतलब गर्म। ठीक है, आगे चलते हैं अयोगवाह वर्णा। अब अयोगवाह वर्णा क्या है? अयोग अर्थात ये जो वर्ण है अंग अ, ये बहुत सारे लोगों में इसके लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ लोग उसको स्वर वर्ण में मतलब गिनते हैं, स्वर वर्ण के रूप में काउंट है, लेकिन ये स्वर वर्ण नहीं है, ये विशेष व्यंजन वर्ण है। क्योंकि ये इसका नाम अयोग वाह, क्योंकि अब कोई भी स्वर वर्ण के उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देखो, अंग, ये विसर्ग से मतलब अनुसार से पहले अ आया हुआ है। ठीक है, अंग, उसके बाद अह, ह से पहले क्या आया है, अ आया हुआ है, इसलिए अयोग अर्थात इन वर्णों के सामने अ का जोर होता है, अ पहले आता है, अंग और अह। ठीक है, इसलिए उसका अयोग वाह। ये क्या है, अयोग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, अर्थात ये विशेष प्रकार के व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजन पूर्वे अभवति, अर्थात ये जो वर्ण है इसके सामने क्या बढ़ता है, अ बढ़ता है, इसके लिए उसका नाम रखा गया है अयोग वाह। ठीक है, और उसका हम दूसरे रूप से क्या जान सकते हैं, अयोग्य अंक अ को अंक को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सारे जो व्यंजन है उसके बारे में भी हम लोग जान लिए। तो चलते हैं गुणिताक्षर। अब गुणिताक्षर क्या है? गुणिताक्षर वे अक्षर होते हैं जो जब व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण मिलता है तो उसके अलग अलग रूप होता है, उनको गुणिताक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, क के साथ जब अ मिला तो क बना, क के साथ जब आ मिला तो क्या बना, का बना, क के साथ ई मिला तो छोटी मिला तो की, क के साथ बड़ी मिला तो की, और क के साथ छोटी मिला तो कु, और क के साथ बड़ी मिला तो कु। ठीक है, अब मैंने लिखने की प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ करते हुए ये मात्रा उल्टा हो गया, आप उसको ख के इस साइड में मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ख और अ मिलकर ख बना, और ख और आ मिलकर खा बना, ख और छोटी ई मिलकर खी, ये छोटी ई की मात्रा सामने आएगी, ये पीडीएफ करते हुए उलट गया है। अब और ख और बड़ी खी, और ख और छोटाऊ खू, और ख और बड़ाऊ खू। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका फील कर सकते हो। ये बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है, आप लोग देख देख के आप 6 क्लास के बच्चे आप आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये रिकार पहले अ आ ई उ तक था, आप री रील री ए ऐ अ औ, ये 13 स्वर वर्णों का 13 प्रकार के जो मात्रा है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे क्री, री, क्ली, के, कई, क, कौ, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो सकता है, मैंने कोशिश किया यहाँ पर लगाने की, खरी, खरी, खली, खे, खई, ख, खौ। ठीक है, अब बाकी जो है वो आप लोग आसानी से आराम से कर सकते। यहाँ पर देखो, श्री, त्रि, चिली, चे, चई, च, चौ, इस तरह से आप च, छ, ज, झ, ञ, इसको आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को होम टास्क के रूप में आप कर सकते हो। तो देखते हैं, सेम है, आप ये भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब सेम है, अयोग वाह का भी आप उस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सेम है, बस आप लोगों को ये होम टास्क के रूप में करना है। अब देखो, संयुक्त व्यंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, द्य और यहाँ पर एक श्र जो बुक में नहीं दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब देखिए क्ष, क श मिलकर और अ मिलकर क्या बनता है, क्ष बनता है। जैसे कक्षा में जो होता है, कक्षा में क्या होता है, क अ क श आ कक्षा। अब त्र, त र और अ मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। जैसे कि पत्रम, प अ त र अ म पत्रम। अब देखिए ज्ञ, एक्चुअली इसको हम ज्ञ बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका होता है ज्ञ होता है। अब ज्ञ क्या है, ज य और अ मिलकर क्या बनता है, ज्य बनता है। जैसे कि ज्ञानम, ज ञ आ न अ म ज्ञानम। उसके बाद होता है द्य, द्य अर्थात द य अ मिलकर बनता है द्य। जैसे कि विद्या, व ई द य आ विद्या। इसके अलावा और एक वर्ड नहीं दिया था यहाँ पर, और एक वर्ण, संयुक्त वर्ण, ये श्र, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। ये श र और अ मिलकर क्या होता है, श्र बनता है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है जो हमको जानना है। अब देखिए कि संयुक्त स्वर वर्ण, एतेषां सर्वेषां वर्णानां सह व्यंजनैः सह मिलनम संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। अर्थात ये सारे व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर ही ये संयुक्त व्यंजन बना। जैसे कि चाणक्य, देखिए यहाँ पर क य, इसका भी एक फॉर्म है, लेकिन ये एक्चुअली अलग सा फॉर्मेट नहीं है। ये जब हम कोई वाक्य शब्द बनाते हैं तब इस तरह का वर्ण देखने को मिलता है। चाणक्य, क्रम, पद्मम, अर्णवः, इंद्र, उष्ट्र, मंत्र, औष्ठ्य, संध्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब वर्ण वियोग अर्थात वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद, मैं वर्ण विच्छेद के ऊपर, वर्ण संयुग और वर्ण विच्छेद के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो मैं आपको अगर मैं शायद इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको देखने से भी आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। अजह, अ प्लस ज प्लस अ प्लस विसर्ग इक्वल टू अजह। तो यहाँ पर देखिए हमने कर दिया है र आ म अ रामः। इस तरह से हरि का भी हो गया है, सीता का भी किया हुआ है, गुरु का भी किया हुआ है, उसके बाद वधु का भी किया हुआ है, ऋषि का भी किया हुआ है। इस तरह से आप सबका मैंने कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया है, देखिए यहाँ पर वाक्यम का तो किया हुआ था। अब मूर्धन्य का म उ र ध अ न य अ विसर्ग। इस तरह से मैंने सारा आपके लिए कर दिया है। आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके आप लोग आप देख सकते हो, उसको लिख भी सकते हो कॉपी में। ठीक है, सारा मैंने कर दिया हुआ है, अब उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्ण अर्थात न रेफ नरा, तो आप क्या करेंगे, वर्ण, इसको अर्ण बोल सकते हैं क्योंकि आगे र आएगा और न आएगा न। तो वर्ण व अ र ण अ विसर्ग वर्ण। फिर कर्म क अ र म अ इक्वल टू कर्म। अब सप्तर्षि स अ प त अ र स ई विसर्ग सप्तर्षि। इस तरह से आप सबका आसानी से यहाँ पर किया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से आप कॉपी में इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समय बर्बाद ना करके आगे बढ़ते हैं, मतलब आसानी से देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मंत्री, राष्ट्रम, कंठ्य, दंत्य, मत्स्य, संदेक्षरम, संस्कृतम, सारे वर्णों का क्या है, मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब उसको आसानी से देख लेंगे, आपका हो जाएगा। अब आते हैं वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का भी, अर्थात वर्ण संयोग क्या है, अर्थात अलग अलग वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बना, एक शब्द बनाने को वर्ण संयोग कहते हैं। तो बच्चों ये वर्ण संयोग है। तो वर्ण संयोग मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आप देखिए ह ई म आ ल अ य अ हिमालय है, और ये पूरा का पूरा वर्णों का जो संयोग होगा, कृष्ण, नरेंद्र, मंजुल, पुष्कर, कुक्कुट, स्वस्तिक, शिक्षक, संगणकम, कंजुक, धाष्टर्यम और कात्सर्यम। इस तरह से सारे जो वर्ण विच्छेद जो है वो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। आप लोग बस इसको थोड़ा सा पोस्ट करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
वयम शब्दार्थं जानीमः, हम सब शब्दार्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्द पित्राज्ञा, पितु आदेश अर्थ, जो उसका अर्थ है पितु आदेश अर्थात पिता का आदेश, फर्दर इंस्ट्रक्शन। आप अपने मातृभाषा में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाषा संगम जैसे होता था मातृभाषा, आप तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी मातृभाषा को भी बहुत महत्व देता है। तो यहाँ पर आपको मातृभाषा में लिखना है, आपका जो भी भाषा है मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो आप नहीं लिखेंगे, हिंदी भी लिखा हुआ है आपका। और इसके अलावा अगर और कोई अगर हिंदी है तो आप हिंदी लिखेंगे। ठीक है, अगर उर्दू है, मणिपुरी है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, तो आप उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, आप अपने मातृभाषा के हिसाब से इसका अर्थ को, ठीक है, ये पूरे वर्ड को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आप लिखेंगे। ये आप लोगों का होम टास्क है, आप लोग आराम से आप लोग लिख लोगे। अब यहाँ पर ये सब आपको उस तरह से ही लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वयम अभ्यासम करो, हम लोग अभ्यास करेंगे। तो कस्य चित्रम, तब किसके चित्र है, वदंतु लिखंतु च, आपको बोलना है और लिखना भी है। तो पहला जो है वो गणेश दिया हुआ है। अब पहला जो ये गणेश जी है उसका नाम दिया हुआ है गणेश। अब ये क्या है, हम जानते हैं नाक, नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं, नासिका। अब ये क्या है, कबूतर, कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं, कपोतः। और ये क्या है, ये भारत है, उसका नाम क्या है, भारतम। ये किसके किनके चित्र है, श्री राम। मतलब यहाँ पर श्री राम मैंने लिखा, आप देवह भी लिख सकते हो। और ये डमरू है, डमरू को संस्कृत में क्या कहते हैं, ढक्का। और ये क्या है, हिरण है, हिरण को मृग कहते हैं। और ये क्या है, चम्मच, चम्मच को संस्कृत में चमसह कहते हैं। ये क्या है, यज्ञ है, यज्ञ को यज्ञ कह सकते हैं। और ये क्या है, पैर, पैर को संस्कृत में पाद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानी पूरयतः। अब यहाँ पर आपका पट्टिका दिया हुआ है, तब मंजूषा दिया हुआ है, वहां पर उस शब्द जैसे कि प दिया हुआ है, बीच में न और क नहीं है, और जम दिया हुआ है, उस तरह से क्या हो गया, ये तो दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए च और न द्र मिलकर चंद्र हो गया, स उ नड सुंड, और ये क्या है, वृक्ष। यहाँ पर देखिए ये दांत है, दंत, ये चोंच, इसके लिए कहा गया, चोंच के लिए चंचु। और ये त्रिशूल है, त्रिशूलम। ये आठ, इसको अष्ट कहते हैं। और ये डमरू है, डमरू को ढक्का। और ये शंख है, शंख को शंख ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च, तो यहाँ पर से अ से अग्नि, अ से अस्त्रम लिया हुआ है। हमने क से कपुतः, क से कमलम लिखा, च से चषक, च से चक्रम लिखा, प से पर्यंक, पर्यंक मतलब पलंग, और प से पत्रम, र से रवि, र से रत्नम। यहाँ पर न से नदी, न से नौका, म से मक्षिका यानी कि मक्खी, म से महिला, ह से हंस, और ह से हरिता, हरिता मतलब हरा, त से तर्जनी, तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर, और त से तंडुला, तंडुला मतलब चावल, व से वस्तुनि, वस्तुनि मतलब सामान, व से वसंत अर्थात वसंत ऋतु। स्व परिवार से सदस्यानाम पूर्ण नामानि लिखंतु, अर्थात अपने परिवार के सदस्यों के पूरा नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए माता पिता भगिनी भ्राता पितामही पितामह मातामही मातामह। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर उपाधि, उपाधि यानी कि आपका जो नाम से पहले श्री श्रीमान श्रीमती लगता है वो उसका ऊपर। और प्रथम नाम मतलब फर्स्ट नेम, मध्य नाम मतलब मिडिल नेम, और अन्य नाम कुल नाम मतलब सार नेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माता, मान लीजिए मेरा माता का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नाम लिखा है, देखिए माता। श्रीमती, राधा पहला नाम, और जो मिडिल नेम है वो रानी, अन्य नाम शर्मा। तो यहाँ पर राधा शर्मा भी हो सकता है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो ये देना जरूरी नहीं है। ठीक है, पिता श्रीमान राम गोपाल शर्मा, तो अगर राम शर्मा भी हो सकता है, गोपाल शर्मा भी हो सकता है, लेकिन गोपाल होगा तो ये पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि भगिनी सुश्री, अगर जिसकी शादी नहीं हुई तो उसका सुश्री, और शादी हो गई तो उसको श्रीमती लिखना पड़ेगा। जैसे कि राधिका शर्मा, राधिका रानी भी हो सकता है, राधिका रानी शर्मा भी हो सकता है, तो यहाँ पर रानी नहीं है तो हमने रानी लिखा नहीं। इस तरह से
आप लोग क्या करेंगे, आपके सारे जो परिवार के, जैसे कि पितामही यानी कि ग्रैंड मदर, पितामह, ग्रैंडफादर, उसी तरह से आपको इस तरह से मतलब जैसे कि मातामही यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर, और मातामह मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर। इस तरह से आपको ये सारे नाम आपको पूरा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 5, कक्षायाम शिक्षिकानाम शिक्षकानाम च पूर्ण नामानि लिखत। जैसे कक्षा में आपका जो शिक्षक है और जो शिक्षिकाएं हैं उनका पूरा नाम लिखने से, मैंने अपना नाम ही लिख दिया यहाँ पर। उपाधि श्रीमान, मेरा नाम सुख, पहला नाम मध्यम नाम मणि, और अन्य नाम शर्मा, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। यहाँ पर उपाधि जैसे कि, और एक मैडम है यहाँ पर श्रीमती, एक्चुअली वो डॉक्टरेट है, डॉक्टर होना चाहिए लेकिन उससे उपाधि नहीं था, तो डॉक्टर भी हो सकता है यहाँ पर। श्रीमती रीना, और यहाँ पर मध्य नाम नहीं है, कुमारी। और यहाँ पर सुश्री मैडम है जिसका नाम है अनन्या हालदार, यहाँ पर मध्य नाम नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने जो शिक्षकों की पूरा लिस्ट यहाँ पर आप पूर्ण कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे नंबर 6, यहाँ पर देखिए मित्रानाम पूर्ण नामानि लिखंतु, अगर अपने मित्रों के पूरा नाम लिखिए। अब यहाँ पर कोई उपाधि नहीं दिया गया है, जैसे कि मेरा जो दोस्त है उसका नाम है रमेन सिंह। अब क्या है कि मैंने मध्य नाम नहीं था, अगर रमेन कुमार सिंह होता तो मैंने रमेन लिखता, यहाँ पर कुमार लिखता और सिंह लिखता। उसी तरह से आप भी क्या करेंगे, आप अपना जो दोस्तों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी नाम होगा आप यहाँ पर भरकर आप इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आप कोई भी पास अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मध्य नाम लिखना है, क्योंकि मध्य नाम है तो लिखोगे, नहीं है तो आपको लिखना की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप देखिए योग्यता विस्तार, अर्थात आप योग्यता को हम एक्सपेंड करेंगे। मैंने पहले ही बोला था, वर्ण जो है, जो वर्गीय वर्ण 5 होते हैं, जैसे कि कंठ वर्ण, कवर्ग, उसके बाद तालु वर्ण, चवर्ग, उसके बाद मूर्धा वर्ण, टवर्ग, उसके बाद चौथा है दंत वर्ण, तवर्ग, और ओष्ठ वर्ण, पवर्ग। ठीक है, इसके अलावा जो वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं, एक है नासिका, मैंने बोला था ना ऐसे करके नाक में पकड़ कर बोला था, नासिका वर्ण। एक मतलब नाक से भी उच्चारण होता है, जैसे कि वर्णों के जो पंचम अक्षर ङ, ञ, ण, णम, ये 5 जो अक्षर है ये नाक के सहारे उच्चारण होता है। ठीक है, तो वर्णानाम षट उच्चारण स्थानी संति, पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत्य, और पांचवा अष्ट, और छठा जो है वो नासिका। आप देखते हैं, अब कंठीय वर्ण कौन कौन सा है, देखिए अ, आ, क, ख, ग, ग, घ। लेकिन ङ यहाँ पर देखिए ङ एक सर्कल किया हुआ है। ङ सर्कल क्यों किया, ङ केवल कंठ से नहीं निकलता है, ये कंठ और नासिका होता है। ठीक है, इसलिए उसका ङ को अलग से सर्कल दिया हुआ। ह उष्म वर्ण अ, ये क्या है, अ जो है वो आयुर्वाह वर्ण है। ठीक है, ये सब किससे निकलता है, कंठ से निकलता है। आप दूसरा है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण क्या है, देखिए ई, ई, च, छ, ज, झ, ञ। अब ञ जो इसको भी फिर से देखिए यहाँ पर एक ब्लू सर्कल दिया हुआ, क्योंकि ये ञ अकेला तालु से उच्चारण नहीं होता है, ये तालु और नाक दोनों से उच्चारण होता है। यहाँ पर य उष्मा वर्ण है, और श जो है वो क्या है, वो तालव्य वर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसको तालव्य श भी बोलते हैं, इसको तालव्य श बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मूर्धन्य वर्ण, अर्थात मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण, देखिए री, री, उसके बाद ट, ठ, ड, ड, ण। अब देखिए यहाँ पर न को फिर से ब्लू सर्कल दिया हुआ, अर्थात न जो है वो केवल मूर्धा से उच्चारण नहीं होता है, ये मूर्धा और नाक दोनों मिलकर ये उच्चारण होता है। इसके अलावा र और श, श ये भी क्या है, इसको ये जो इसका नाम मूर्धन्य श भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये मुर्दा से उच्चारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण क्या है, री, त, थ, द, ध, न, अर्थात इस वर्ण को उच्चारण करने के लिए आपको जीभ दांत में लगाना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, दंत्य वर्ण। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए न, न को ब्लू सर्कल दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि न उच्चारण के लिए करने के लिए आपको
नाक की भी सहायता पड़ती है, अर्थात दांत और नाक दोनों से लगकर ये न उच्चारण होता है। इसके अलावा ल और स, ये भी क्या है, दंत वर्ण है। इसके बाद औष्ठ्य वर्ण। औष्ठ्य वर्ण क्या है, जो होठ से उच्चारण होते हैं, जैसे कि ऊ, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद प, फ, ब, भ, म। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए, म को ब्लू सर्कल दिया हुआ है, क्योंकि म जो है वो होठ और नाक दोनों से एक साथ उच्चारण होता है, वरना ये म उच्चारण नहीं होता है। ठीक है। अब नासिक्य वर्ण, नाक से कौन कौन उच्चारण होता है, जैसे कि अंग। ठीक है, ये नासिका वर्ण है। अब कुछ कुछ वर्ण जो है वो दो जगह से उच्चारण होता है, जैसे कि कंठ तालो वर्ण, जैसे कि ए आई, ये कंठ तालो है। ठीक है, ओ औ भी कंठ, कंठ उष्ठ है। ये अ औ क्या है, कंठ और औष्ठ। ठीक है। उसके बाद आ, नासिका वर्ण क्या है, यहाँ पर देखो, कंठ नासिका, तालु नासिका क्या है, न्य। उसके बाद अणा, न जो है वो मूर्धा नासिका, मैंने पहले ही बोल दिया था। और न जो है वो दंत नासिका। उसके बाद न जो है वो कंठ नासिका। कंठ पहले न होता है, उसके बाद न्य होता है, ण, न, म, ये सब क्या है, ये न जो है वो कंठ नासिका, य जो है वो तालु नासिका, ण जो है वो मूर्धा नासिका, और न जो है वो दंत नासिका, और म जो है वो ओष्ठ नासिका, और स्वस्थाना नासिका है, ये है, और भी कुछ शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। दंतुष्टय वर्ण, व, जब व बोलेंगे तो क्या होगा, ये जो होठ और दांत, ये देखिए व, ये व नहीं है, ये व है, व, अर्थात दांत और होठ जब मिलता है तब जाकर ये व का उच्चारण होता है। उसके बाद ये देखिए, पूरा सुंदर तरीके से आपको वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन कहा से उच्चारण होता है, एक साथ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहला कंठ वर्ण, जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, तो वो उसमें जाएगा, कंठ, उसमें जाएगा, नासिका में जाएगा। और ह और और अ, ये कंठ वर्ण है। और यहाँ पर क्या है, च, छ, ज, ज, फिर से निय नहीं है। निय क्यों नहीं है, क्योंकि निय जो है वो क्या है, तालु और नासिका में जाएगा, इसलिए तालु नासिका का वर्ण निय होता है। ई, च, छ, ज, झ, य और श। उसके बाद मूर्धन्य वर्ण, री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण क्यों नहीं है, ण जो है वो क्या होगा, मूर्धा और नासिका में जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिया, अलग से वो दिया हुआ था। र और श, ये भी मूर्धन्य वर्ण है। अब क्या दंत वर्ण में क्या है, रि, त, थ, द, द, न, न नहीं है। न इसलिए नहीं है क्योंकि न जो है वो दंत और नासिका में जाएगा, दंत नासिका में जाएगा। और ल और स। अब औष्ठ्य वर्ण, होठ से उच्चारण होने वाले, उ, प, फ, ब, भ, म इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि म जो है वो ओष्ठ और नासिका में जाएगा। ये देखिए, नासिका वर्ण ङ, ण, म, ये नासिका वर्ण है, जैसे मैंने बोला था, फिर से वही दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ परियोजना कार्य, परियोजना कुछ काम दिया हुआ है, जैसे प्रथम पाठम व्याय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त वर्णानां व्यंजन संयुक्त व्यंजनानां पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां वर्ण वियोगो अपि कुर्वन्तु। अर्थात प्रथम पाठ को छोड़कर इस पुस्तक में आए हुए 10 संयुक्त व्यंजन वर्णों का संग्रहणम करो, तो संग्रह कीजिए, तब 10 संयुक्त व्यंजन वर्णों का ढूंढिए, और तेसाम वर्ण वियुग, और उनके वर्ण विच्छेद भी कीजिए। जैसे एक दिया हुआ है वृक्ष, जो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, वरी क श अ, वृक्ष। उसके बाद वैद्या, यानी कि व, ऐ, द, य, आ, वैद्या। ठीक है, इस तरह से। अब और एक परियोजना किया जो है नाम अंतक्षरी, तक नाम का अंतक्षरी खेलना है। जैसे आप लोग एटलस खेलते हो, इसमें एक जैसे कि स्टेट या कैपिटल या कंट्री के नाम आने पर जिस लास्ट लेटर होता है उससे और एक आपको कंट्री का नाम बताना है।
दूसरे पक्ष को। उसी तरह से यहाँ पर नाम के अंताक्षरी भी खेल सकते हैं, जैसे कि शिक्षक शिक्षिका बच्चों को दो समूह में बांट देंगे और प्रथम जो वर्ग होगा उससे छात्रों के किसी एक बच्चे का नाम बताएंगे और दूसरे जो वर्ग है उसको उस बच्चे के जो अंत लेटर से और एक नाम बताने। उसी तरह से आप नाम अंताक्षरी भी आप खेल सकते। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग है चित्राणी ध्यान पश्यंतु शिक्षक से सब चित्राना भविष्यम विकल्प, अर्थात चित्र को ध्यान से देखिए और उसकी विशेषताएं बताना है। कुक्कुट विरोधी, अर्थात कुक्कुट यानी कि जो मुर्गा बोलता है, मुर्गा आवाज करता है ऊ, 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 ऊ। ठीक है, अर्थात ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात एक मात्रा से क्या होता है, ह्रस्व होता है, एका मात्रा स्व, द्वितीय मात्रा दीर्घ और तीसरा मात्रा से ये प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ भी तो नीलकंठ आवाज करता है, एका मात्रा स्व, बायस यानी कि काकह विरोधी कावा आवाज करता है, वो दो मात्रा से आवाज करता है दीर्घ। सीखी मयूर के काम करोती, मयूर आवाज करती है, वो तीसरा मात्रा, ये तीन मात्रा से करती है, प्लुत स्वर है। और लकुलह ध्वनयति, तक नकुल आवाज करता है, ये अर्ध मात्रा से आवाज करता है। चाष्टु वदते मात्राम द्विमात्राम त्वमेव वायसः शिखिरेति त्रिमात्रम तु नकुलस्तत्व अर्धमात्रकम। तो अब क्या है कि चाशय नीलकंठ पक्षी एक ध्वनि करता है, वायस काक दो ध्वनि करता है, मयूर तीन ध्वनि करता है जो प्लुत स्वर बन जाता है, और नकुल आधा स्वर बनता है जो व्यंजन बनता है। अब यहाँ पर उच्चारण स्थान के हिसाब से, जो पाणिनि के सूत्र के हिसाब से ये सारे उच्चारण स्थान दिया हुआ है, ये एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा ये कठिन होगा, लेकिन आप अगर इसको लर्न कर पाएंगे तो आपको भविष्य में जब आप आगे जाकर संस्कृत पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ये काम देगा, ये बहुत ही फलदायक होगा। हालांकि ये बहुत थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन तो है नहीं, लेकिन आपके लेवल के लिए थोड़ा सा कठिन है, आप उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आराम से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों इस पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर भी आप जितना हो सके उसको एक बार देख लीजिए। जहां पर प्रॉब्लम होगा आप वहां पर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर बाई चांस आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमो नमः, धन्यवाद।